हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशलिज्म। अब ये टॉपिक हम क्यों चर्चा में रखे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट आया है दैट प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स हैं वो मेंटेन्ड रहेंगे, तो उसको लेकर के हम यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो लेकर के आए हैं जहाँ सोशलिज्म का एंटायर कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म और प्रियम्बल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम इनकम इनइक्वालिटी भी देखेंगे, पेपर 3 के लिए सोशलिज्म, पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए सोसाइटी के एंगल से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए द हिंदू का यहाँ पे आर्टिकल आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स सेक्युलर सोशलिस्ट इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके अलावा अब हम देखते हैं कि सोशलिज्म भारत में आया कैसे है। सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए सोशलिज्म को समझने के लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत देश जब आज़ाद हो जा रहा है 1947 से, तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मतलब हमारे यहाँ जो अथॉरिटेटिव रेजिम्स रहे हैं उनके अगेंस्ट जाते हुए हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रहा है। मतलब हमारे यहाँ ब्लेंड है। ब्लेंड किसका है? ब्लेंड है ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म की प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो भी थ्राइव कर सके, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कमांड कर लिया जाएगा। और सोशलिज्म की जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट किया जा सके, जो फर्दर डीपीएसपी में भी मेंशन करा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो पार्ट 4 में है भारतीय संविधान के। तो ये है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, तो इसको हम कहीं ना कहीं ब्लेंड भी कहते हैं। ठीक है, गांधीयन और मार्क्सिज्म का। ठीक है, तो ओवरऑल ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। साथ ही सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। सेक्युलरिज्म हमने देखा था कि एसआर बोम्मई के केस से, वहीं सोशलिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना गया है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया था इन केशवानंद भारती केस। ठीक है, एक्चुअली में वो कुछ डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास में जो अमेंडिंग पावर्स है वो तो वाइडर है, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स इन वेरियस जजमेंट्स। और सोशलिज्म क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे हटा सकते हो या फिर आप प्रियम्बल से कैसे हटा सकते हो। काफी पिटिशनर्स ने यही कहा था कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को जो है मतलब वो जो दोनों टर्म्स हैं उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये अगर आप देखोगे पीछे, यहाँ आई होप आपको समझ आ चुका है बहुत अच्छे से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप पहले देखिएगा मतलब जो हमारा फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम वापस से आपको दिखाने चाहते हैं। ये आप देखिए, ये प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ साफ तौर पर लिखा है, कई बार इंटरव्यूज में भी सवाल पूछे जाते हैं, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरीन सोशलिस्ट। सॉवरीन मतलब आजाद, सोशलिस्ट ये वही सोशलिस्ट है जो हम आज पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। सेक्युलर तो मतलब स्टेट का कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं हो, प्रिंसिपल इक्विडिस्टेंस के साथ वो आगे बढ़ सके। फिर डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के हाथ में पावर होना चाहिए। रिपब्लिक जैसा भारत के केस में प्रेसिडेंट, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। जस्टिस कितने प्रकार का है? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ठीक है, ये 3 जस्टिस हैं। लिबर्टी कितने? 5, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, और ये प्रमोट करने के लिए है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। और वहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें 389 मेंबर्स हुआ करते थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 जो रिसेंटली बीता है कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इनिशियली हम लॉ डे सेलिब्रेट करते थे, टू हियर बाई अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है प्रियम्बल। तो यहाँ ये जो शब्द दिए गए हैं इसके बारे में, अब क्योंकि लोगों ने कहा कि प्रियम्बल से इसको हम हटा देते हैं, तो इसीलिए सोशलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, अब यहाँ हम वापस से अपने आर्टिकल को डिस्कस करते हैं अपने वीडियो में। अब यहाँ इवोल्यूशन को थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन जैसा कि हमने कहा कि भाई 1991 के समय
जब हम बात करेंगे तो वहां पे ही हम न्यू लिबरल ऑर्डर पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1940s के समय में बेसिकली अगर हम देखेंगे, मतलब भारत देश जब आज़ाद हो जाता है 47 के बाद से स्पेशली, तो यहाँ पे चलिए हम आज़ादी के बाद से ही डिस्कस कर लेते हैं दैट 1947 से हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ मतलब इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बन के आते हैं। अब अलग अलग तरीके से हम देखेंगे तो ये मतलब प्रमोट करते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स को आगे हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो, सेकंड 5 ईयर प्लान हो, 7th और 8th 5 ईयर प्लान हो, ये लगातार प्रमोट करेंगे, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो हम सोवियत यूनियन उस वक्त हुआ करता था, उसी से हम इंस्पायर्ड होकर के इसको हम लाए थे, ठीक है, यानी कि आज का जो रशिया है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है जिसको हम हैरोल्ड डॉमर मॉडल कह रहे हैं, ये फोकस करता है किस पे, एग्रीकल्चर पे। सेकंड 5 ईयर प्लान ये महालनोबिस मॉडल, ये फोकस कर रहा है इंडस्ट्रीज पे, लेकिन पब्लिक सेक्टर को थ्राइव करने के लिए। 7th और 8th भी जो है ये एजुकेशन पे बात कर रहा है। तो ये है सोशलिज्म का इवोल्यूशन जो 5 ईयर प्लान से आप देख सकते हो। आगे चल करके धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा सोशलिज्म है, वेलफेयर स्टेट है, वो यहाँ 1990s के बाद से, स्पेशली जब हम देखेंगे 1991 में जब LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन PV नरसिम्हा राव के सरकार में लाया गया, तो उस वक्त हमारा शिफ्ट होता है, ट्रांजिशन होता है। कैसा ट्रांजिशन होता है कि हमारा ये बेसिकली हम बैलेंस पे आ जाते हैं। ये एक तरफ हम मान लेते हैं कि कैपिटलिज्म, ठीक है, और ये एक तरफ हम मान लेते हैं सोशलिज्म। तो भारत जो है वो इन दोनों के ही हम कह सकते हैं कि बीच में हम पहुंचते हैं, नियो लिबरल हम इसको बनाते हैं, नियो लिबरल ऑर्डर, जहां हम एक्चुअली में मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये भारत का सोशलिज्म जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों थ्राइव कर सके, ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे चल करके सोशलिज्म जो है वो लगातार समाज के कल्याण के लिए वो कदमें आगे बढ़ाते गए हैं, ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि उसके पहले यहाँ पे अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट है जो UPSC 2026 या 27 के लिए आप सिंसियर हैं, या आप चाहते हैं कि आप तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आपको कहीं मतलब स्ट्रैटेजी की ज़रूरत में आपको कमी महसूस हो रही है, या आपको मेन्स आंसर राइटिंग में गाइडेंस की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि प्रीलिम्स में CSAT या खुद GS जो है वो तो बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए आप कविश IAS बिल्कुल आप अप्रोच कर सकते हैं। हमारे कोलकाता में 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं, आप VIP रोड और हाजरा रोड सेंटर्स में देख सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ डिटेल्स है, काउंसलिंग के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हैं। और आपके अंदर मतलब अगर वो एक जिज्ञासा है और आपको बिल्कुल करना है तो आप एक बार ज़रूर अप्रोच करिएगा, ठीक है। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियोस भी आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पॉलिसीज़ जो सोशलिज्म को सपोर्ट किए हों भारत में अब तक, उसको हम देख लेते हैं। किस तरीके से नेहरू से लेकर के हम PV नरसिम्हा राव तक उन चीज़ों को देखे हैं। अब यहाँ 2000 तक में जो चीज़ें रही हैं उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले है लैंड रिफॉर्म्स 1950s के समय में। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं सोशलिज्म के तहत ही हमने आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान मूवमेंट चालू करा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भूदान मूवमेंट, थोड़ा सा हम हिस्ट्री से भी लिंक करेंगे। इसको किसने लाया था, तो आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा। बेसिकली इंडिविजुअल सत्याग्रह जब हुआ था तो सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही भी यही थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। 1940 के आसपास हुआ था ये, ठीक है। और सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो लैंड रिफॉर्म्स भारत सरकार ने लगातार लैंड रिफॉर्म्स के तहत काम करा है, ठीक है। भूदान मूवमेंट, जहां मतलब लैंडलेस को भी लैंड मिल सके, उसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं मतलब लैंड को बेसिकली मतलब जो एक प्रॉपर्टी हुआ करता था, स्पेशली प्रॉपर्टी की बात जब हम कर लें तो वहां पे उसको एक फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में इनिशियली रखा गया था, ठीक है। इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो वो राइट टू प्रॉपर्टी अगर हम देखें, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो करा है, अगर आपने नहीं चेक किया है तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। तो वो पहले क्या हुआ करता था कि फंडामेंटल राइट हुआ करता था अंडर आर्टिकल 31, लेकिन आगे चल करके उसको फंडामेंटल राइट से डिलीट करा गया 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है।
44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 के। अब वो आर्टिकल 300A में है, एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट से एक लीगल राइट का जर्नी। तो लैंड में रिफॉर्म्स लाया गया अलग अलग लेवल्स पे, ताकि लैंडलेस को भी लैंड मिल सके। तो ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ में हम आगे बढ़ सकें। ये कुछ अच्छे कीवर्ड्स हैं जो आप लिख सकते हो कि लगातार कोशिशें करी जाएंगी इगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स में ऑलरेडी हमने देख लिया है इसके ऊपर फर्स्ट, सेकंड और 7th और 8th किस तरीके से फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज। तो नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्री में इंश्योरेंस जो LIC वगैरह है 1956 में इसको नेशनलाइज किया जाता है। LIC आप याद रखिएगा इंश्योरेंस के मामले में। IRDAI जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसको रेगुलेट करता है, उसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में। ये भी एक फैक्चुअल है, याद रखिएगा। यूजुअली लोग मुंबई सोचते हैं या दिल्ली, लेकिन ये अलग है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, कई बार आ जाता है स्टेटमेंट बेस्ड में। दूसरा अगर हम देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और ये 1969 में किया गया। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय में ये हुआ। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कोल सेक्टर को भी, जो कोल सेक्टर रहे हैं उनमें भी ये नेशनलाइजेशन किया गया है। तो अलग अलग लेवल पे नेशनलाइजेशन जो है 1973 तक ये भी हुआ है। ठीक है, तो ये आई होप आपको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। तो ये नेशनलाइजेशन किया गया की इंडस्ट्रीज का। धीरे धीरे अब क्या है कि सरकार जो है वो ये नियंत्रण को ले रही है और सरकार जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़े और सरकार का यहाँ पे मेजर चंक भी रहे, क्योंकि सरकार जो है देखिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट ही है लोगों के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे सरकार को लगा कि नहीं, अब इससे धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले जोड़ना है और फिर पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंशन। जैसे कि आप देखोगे बड़े बड़े कंपनीज जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल की हम बात कर लेते हैं, या फिर हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की हम बात कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक आपको देखने को मिल जाएंगे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, इनका एक्सपेंशन किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो सोशलिज्म की एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, लोगों के हाथ में रोजगार मिल सके और ये अलग अलग सेक्टर्स में भी भारत जो है वो अपने आप को इन्वेस्ट कर सके, आगे बढ़ सके ग्रोथ के राह पर। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। तो इसी के साथ में अब हमारा जो आता है कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में अगर हम बात कर लें तो उस वक्त 1961 का चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट जो स्कीम हुआ करता था वो बेसिकली 19 मैटरनिटी बेनिफिट की बात अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पे ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। ठीक है, हम मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो ये जो अब 2017 वाला है, फिलहाल आपको करंट अफेयर्स के एंगल से तो यही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि 26 वीक्स तक का, ये 26 वीक्स तक का पेड लीव के बारे में बात हो रहा है फॉर 2 चाइल्ड बर्थ्स। थर्ड बच्चा होने से वो 12 वीक्स पे आ जाएगा। अगर कोई गर्भवती महिला है और अगर वो वर्क कर रही है तो फिर उसको इनिशियल 2 बच्चों के लिए 26 वीक्स तक का पेड लीव दिया जाएगा। थर्ड चाइल्ड से वो 12 वीक्स हो जाएगा। तो ये 1961 से चला आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि 1961 से ये चीजें रखी गई हैं। DPSP में भी इसको जगह दिया गया है। ठीक है, 1961 वाले में। फिर हम यहाँ PDS को डिस्कस कर सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, किस तरीके से फेयर प्राइस शॉप्स में राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं वो वहां जाकर के राशन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को टैकल करने के लिए है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत सीवियर कैटेगरी में है तो उसको भी एड्रेस करने के लिए है। पॉवर्टी के ट्रैप से बाहर निकालना लोगों के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा है। और PDS जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से है, ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से है। ठीक है, रूरल और अर्बन एरियाज में मतलब ये अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया था सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड ग्रेन्स देने के लिए, ये सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड ग्रेन्स देने के लिए। ठीक है, जिसका ज्यादा जो फोकस है दैट इज इन रूरल एरियाज। और इसके अलावा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज को लेकर के जो 1952 से ये भी है। तो ये कुल मिलाकर के 2000 से पहले का है कि सोशल सिक्योरिटी जो भी स्कीम्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो आज 2000 के बाद से अब जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनको हम थोड़ा सा ध्यान दें
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हम मनरेगा कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है, ठीक है, अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। और इवन अगर मान लो कि कोई वर्कर है, एडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, उसको काम करना है, वो ग्राम सभा में अपने प्रधान के पास गया, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली रूरल, मतलब यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि ये रूरल के लिए ही है, अर्बन के लिए नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में अगर स्टेटमेंट बेस्ड बने तो सिर्फ ये रूरल के लिए है। तो 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक इंडिविजुअल है, वो अप्रोच करता है प्रधान के पास में कि काम मेरे को मिल जाए, लेकिन उसको काम नहीं मिलता और ये अप्रोच किए हुए 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो रजिस्टर करवा चुका है, तो वहां पे कंपेंसेटरी अलावेंस भी है, ठीक है। तो ये कंपेंसेटरी अलावेंस भी दिया गया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, आपको बता दें कि ये गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है। और यहाँ पे आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख सकते हो किस तरीके से रूरल और अर्बन में ये भी डिवाइडेड है, जहाँ सरकार जो है वो कुछ एक रेम्यूनरेशन जो है वो फिक्स कर रखी है कि मतलब सबका हाउसिंग हो, पक्का घर हो सबके पास में। तो इस तरीके के सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। यहाँ राइट टू एजुकेशन की भी आप बात कर सकते हो, किस तरीके से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है, इवन अंडर फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21A के, जिसको 86th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक जगह पे। अगर आपका हो गया है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में हमने जिक्र कर लिया है, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ के इनिशिएटिव्स में आयुष्मान भारत जो है ये भी 2018 में लाया गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। बेसिकली जो सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट्स होता है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो भी एक्सपेंसेस होगा 5 लाख तक का एक फैमिली को वो गारंटी करा जाएगा अंडर आयुष्मान भारत, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही हॉस्पिटल्स कवर्ड हैं जो एम्पैनल्ड हैं, ठीक है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आयुष्मान भारत का, आप इसको भी चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 का रेशियो है, 60 बाई सेंटर 40 बाई स्टेट्स। और ये 5 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। क्यों? क्योंकि ये 10 करोड़ फैमिलीज को एक्सटेंडेड है, 10 करोड़ फैमिलीज, ठीक है। वो फैमिली में डिसाइड नहीं किया गया है कि फैमिली में 2 मेंबर होंगे या 10 मेंबर होंगे, कोई बार नहीं है, ठीक है। और ये सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट्स के लिए है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। और यहाँ पे कवर्ड है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी कुल मिलाकर के स्टेट लेवल पे भी अलग अलग है, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली ये इसके पार्ट नहीं है, वरना पूरे भारत में ये इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के आयुष्मान भारत जो है वो भी इम्प्लीमेंट करा गया है। तो ये अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके तहत बेसिकली सोशलिज्म को प्रमोट करा जा रहा है। इवन पावर्टी एलिविएशन को लेकर के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी है, किस तरीके से रूरल लाइवलीहुड को और बेहतर बनाया जा सके। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अलग अलग बैंक अकाउंट्स ओपन कराए गए, दैट टू की जीरो, जिसको हम कहें जीरो बैंक अकाउंट। अब उसमें क्या हुआ कि जो किसान है, मान लो कहीं पे ड्रॉट आ गया, तो किसानों को वो ड्रॉट को लेकर के एक रिलीफ फंड प्रोवाइड करा जाता है। लेकिन अब कई बार मिडिल मैन आ जाते हैं तो करप्शन हो जाता है, लेकिन उसको अगर सरकार वहां से इनिशिएट करे तो वो डायरेक्ट अगर किसान के खाते में पैसा घुसे, उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इससे मिडिल मैन हट रहे हैं, करप्शन कम हो रहा है, इनएफिशिएंसी हट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को भी प्रमोट कर रहा है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप मतलब जनधन योजना तो आप दे ही सकते हो, ठीक है। जनधन योजना जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री किसान जो स्कीम है, पीएम किसान,
किसान सम्मान निधि, इसके तहत 6,000 रुपए का कैश ट्रांसफर किया जा रहा है इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू एवरी फार्मर, स्मॉल हो, मार्जिनल हो, लार्ज हो। देखिए फार्मर्स का जो स्मॉल का कैटेगरी है, मार्जिनल का और लार्ज का, लार्ज मार्जिनल मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम का जिसके पास जमीन है, और स्मॉल मतलब 1 से 2 हेक्टेयर्स, और लार्ज मतलब 2 हेक्टेयर्स से ज़्यादा की इसके पास ज़मीन है। तो ये किसानों का डेफिनेशन है मार्जिनल, स्मॉल और लार्ज का, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स इसमें कवर्ड नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है दैट इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स यहाँ कवर्ड नहीं होंगे, या अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में पोस्टेड है तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। या इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि टेनेंट्स भी कवर्ड नहीं है, तो अगर आपके ज़मीन पे कोई काम कर रहा है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आई होप जो आपको बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ये प्रमोट कर रहा है गुड गवर्नेंस को, अकाउंटेबिलिटी वगैरह ला रहा है, ट्रांसपेरेंसी ला रहा है, तो इस वजह से ये गुड गवर्नेंस को भी प्रमोट कर रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दैट लेबर लॉस के बारे में बात करें तो प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स, किस तरीके से वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करा जा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपटीशन एक्ट 2002 में लाया गया, किस तरीके से जो कंपटीशन है वो फेयर हो सके, ठीक है, अलग अलग लेवल पे, ऐसा नहीं कि मोनोपोली किसी का हो, इक्विट मतलब लेवल पे सब काम कर सके। मिनिमम वेज लॉस भी है कि सबके लिए मिनिमम वेज लॉस का तो कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बेसिकली कुछ पॉइंट्स अगर हम और यहाँ पे डिस्कस करें थोड़ा सा सोशलिज्म को ही लेकर के, तो सोशलिज्म में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आप लोग ऐड ऑन करिएगा कि हमारे यहाँ जो सोशलिज्म है ये तो हमने बेसिक देख लिया है। अब सोशलिज्म, नियो लिबरल ऑर्डर, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रहा है। ब्रिटिश राज, ठीक है, ये ब्रिटिश राज नामक 1922 टू 2015 एक टाइम फ्रेम लिया गया, 2019 में इसको एक ड्राफ्ट किया गया। ये बताता है, ठीक है, कि इनकम इनइक्वालिटी जो है, इनकम इनइक्वालिटी, पॉवर्टी कम हो रहा है, गरीबी कम हो रहा है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रहा है। मतलब अमीर जो है वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो मतलब उसी कैटेगरी में शायद रह जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। अब इनकम इनइक्वालिटी देखें तो 1920s के समय में 1% जो टॉप क्लास सोसाइटी हुआ करते थे उनके पास में 21% का वेल्थ हुआ करता था, लेकिन आज के समय में 2023-24 में अगर हम यही डेटा देखें तो ये लगभग 40% इनकम होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये आप देखिए, ये इनकम इनइक्वालिटी को ही तो दर्शा रहा है। तो एक तरफ आप मतलब 21% यहाँ है और यहाँ 40% है, ये आप समझिए 1920s के समय में, और 2020 ही चलिए आप पकड़ लीजिए, तो एक दशक में, यानी कि ये जो है ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ रहा है। इवन ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट को भी आप कोट कर सकते हो, ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट को भी आप कोट कर सकते हो। इनइक्वालिटी किल्स, और इनइक्वालिटी जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। डीपीएसपी में देखिए कॉन्सेंट्रेशन आर्टिकल 38 अगर आप पढ़ोगे तो वो कहता है कि मतलब इनइक्वालिटी को कंट्रोल करना स्टेट का काम है। इसीलिए आप लोगों ने ये पॉइंट अगर अच्छे से लिख लिया है तो हम आगे कुछ बहुत अच्छा एक पॉइंट लिखते हैं। चलिए, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत अच्छी एक कोट मेंशन करा था कि अगर सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक inequality will ठीक है। तो ये बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर है तो वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को खतरे में ला देगा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ जाएगा अगर सोशल और इनइक्वालिटी
मतलब सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे इनइक्वालिटी अगर रहता है, और इसको मेंशन करा था डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहे हैं, और साथ ही साथ में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी ये थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता हैं, आपके पास प्रोज भी है, कॉन्स भी है और वे फॉरवर्ड भी है, आप इस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेक्युलरिज्म की बात कर लेते हैं। तो सेक्युलरिज्म हमारे भारतीय संविधान में अगर आप देखोगे तो ये इम्प्लिसिट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन करा गया है वेरियस आर्टिकल्स में। जैसे आर्टिकल 14 की बात अगर हम कर लें तो इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो यानी कि इक्वलिटी का जो है 15 की अगर हम बात कर लें, 16 की अगर हम बात कर लें, 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वहीं 16 की बात कर लें तो अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज से। ठीक है, 15, 14, 15, 16। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर के आर्टिकल 25 to 28 हैं, वो स्पेशली आर्टिकल 26 और 27 जो टैक्स वगैरह को लेकर के बात करता है कि मतलब इम्पोज नहीं होना चाहिए फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इवन अगर हम देखें तो 29 और 30 वो भी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ करे हैं, तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप देखकर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 44 की हम बात कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, उत्तराखंड जो है वो आज़ाद भारत का पहला स्टेट भी बन चुका है UCC के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 325 की अगर हम बात कर सकते हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये वेरियस आर्टिकल्स है, इम्प्लिसिट है इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में। और भारतीय सेक्युलरिज्म जो है यहाँ पे हम इक्विडिस्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, मतलब स्टेट ना ही इंटरफेयर करेगा रिलीजन में, ना ही ऐसा नहीं कि स्टेट कंप्लीटली इंटरफेयर नहीं कर सकता, स्टेट चाहे तो बिल्कुल वो वहाँ पे मतलब किसी एक ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो स्टेट बिल्कुल पॉजिटिवली इंटरफेयर करके उन चीज़ों में रिफॉर्म्स की बात कर सकता है, या स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। दैट इज वाई भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव है, वेस्ट का जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ कंप्लीटली अलग है, वहाँ स्टेट कंप्लीटली इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे यहाँ इक्विडिस्टेंट प्रिंसिपल पे है। और सेक्युलरिज्म जो है वो इस वजह से ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है SR बोम्मई केस से, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रियम्बल के तरफ थोड़ा सा रुख कर लेते हैं, तो ये USA से इंस्पायर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारतीय प्रियम्बल जो है, और ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने प्रेजेंट करा था, और प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे 4 चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोर्सेस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं। ठीक है, अब प्रियम्बल में हम सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये दोनों ही टर्म्स न्यूज़ में हैं, और इंटेग्रिटी ये ओरिजिनली नहीं थे, इनको ऐड करा गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और प्रियम्बल क्या भारतीय संविधान का हिस्सा है, नहीं है? द आंसर इज येस। कौन से केस से? तो LIC ऑफ इंडिया केस से और केशवानंद भारती केस से इसको कहा गया कि बिल्कुल ये भारत के संविधान का हिस्सा है। और आगे चल करके अगर हम देखेंगे बेरूबरी केस में जो है वो नहीं कहा गया था, ये याद रखिएगा, बेरूबरी में डिनाई कर दिया गया था। और प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ प्रोहिबिशन ऑफ पावर, तो ना ही ये सोर्स ऑफ पावर है ना ही प्रोहिबिशन ऑफ पावर है।
तो बहुत ब्रीफली हमने प्रियम्बल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। ठीक है, अब इसके अलावा भी कोई आपको अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, लेकिन सोशलिज्म के साथ हमने बहुत डिटेल वे में कवर किया है पूरे टॉपिक को। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है स्टार्टिंग से एंड तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।